RM4 में मैंने बोला था ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट और बचा है, शायद यही बोला था। हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोग पहले उसको खत्म कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। तो नोट डाल के स्टार्ट करता हूँ मैं, लेक्चर नंबर 3। वैसे तो एक्चुअल में 2 लेक्चर में ही हमने चैप्टर को खत्म कर दिया था, थोड़ा सा पार्ट और बचा है। इसको क्या है, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट पे लिखवा रहा हूँ, कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शंस है ना, तो जिनका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है चैप्टर के कॉन्सेप्ट से, तो अलग से मैं इनको लिखवा रहा हूँ नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवा रहा हूँ, एलिमिनेशन ऑफ एल्केन बाय NaNH2 और NH2 माइनस, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, गिव्स alkyne as a final product। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास ऐसा डाइऑल हुआ तो हमारी रिएक्शन कुछ E2 जैसी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन वाली, ठीक है। सबसे पहले हमने NaNH2 डाला, हीट किया, तो क्या होगा, Cl और बीटा हाइड्रोजन, ये Cl और इसके रिस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, PCl, ठीक है, डबल बॉन्ड CH-PH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो ये Cl और ये H निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड CPH। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला हमको, एल्काइन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, कि हम वो बोलते हैं NaNH2 is also used for the conversion of non-terminal क्या लिखा मैंने, NaNH2 is also used for the conversion of non-terminal alkyne to non-terminal alkyne to terminal alkyne। मतलब अगर नॉन टर्मिनल अल्काइन होगा और उसमें NaNH2 डाला है तो टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक कुछ ऐसा है ना, RC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 था, उसमें NaNH2 डाला और उसको हीट दिया, तो ये बन जाएगा RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। जो एल्काइन है वो टर्मिनल पर पहुंच गया है, ठीक है। ये नोट के 2 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं क्या, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइऑल। डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइऑल नहीं, डाइहैलाइड। डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड मतलब डाइहैलाइड का डीहेलोजिनेशन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, रिएक्शन कुछ ऐसा होगा जैसे RCHCl CHClR, तो विसिनल डाइहैलाइड है। क्या सभी को दिख रहा है विसिनल डाइहैलाइड है, बोलो। जी सर। हाँ सर। इसमें हमारे पास रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट भी तो पता होना चाहिए जिससे हमें पता चले। रिएजेंट होगा NaI के साथ एसीटोन हो सकता है, उसके साथ हीट, या फिर जिंक के साथ ETOH हो सकता है और हीट हो। तो हेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन होगा मतलब हेलोजन और हेलोजन ही रिमूव होंगे, दोनों Cl चले गए और ये बन जाएगा। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एंटी एलिमिनेशन है ये। एंटी एलिमिनेशन का मतलब दोनों Cl अपोजिट साइड में होने चाहिए। लाइक अगर कहीं पर ऐसा दिया ClBr कुछ भी हो सकता है ना, हेलोजन होने चाहिए। लाइक कहीं पर ऐसा दिया कि भैया एक तरफ Br लगा है और एक तरफ Br लगा है, तो दोनों एंटी पर लगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, हमने NaI और एसीटोन डाल के थोड़ा सा हीट दिया है,
तो क्या होगा, दोनों Br चले जाएंगे, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। बट अगर कहीं ऐसा दिया हो, कैसा कि ऐसा हो और 2 Br दे रखे हैं, दोनों ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी पर नहीं है, मान लो इस बार जिंक और ETOH डाल के हीट किया है, तो क्या होगा बताओ? नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों हेलोजन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी पर होंगे, तभी वो एलिमिनेट होंगे, एंटी एलिमिनेशन हमने बोला है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा हो, कुछ इस तरह का हो कि विसिनल डाइहैलाइड के बजाय टेट्राहैलाइड, तो क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन में? क्या होगा, पहले स्टेप में तो ये दोनों Cl रिमूव होंगे फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में ये दोनों Cl रिमूव होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी वाले। ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी वाले पहले होंगे, फिर दूसरे वापस जो अगेन एंटी वाले वो हो गए। ठीक है, सेम रिएजेंट डाला है तो हमको क्या मिलेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड Cr। समझ गए? बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चलिए, अब इम्पोर्टेंट बात अब है हमारे पास इस चैप्टर में क्या, रुको मैं पेजेस ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे को प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा? अब तक हमने देखो SN1 SN2 E1 E2 ये चारों पढ़ लिए, अब हमें पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट किसमें कौन सा लगाना है? और वो दिक्कत सिर्फ एल्काइल हैलाइड में ही है। एल्कोहल में तो हम लोग रिएजेंट की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि जैसे एल्कोहल में SN1 होगा E1 होगा, उसके लिए हमें पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे अल्कोहल में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है तो E1 रिएक्शन होगा। अल्कोहल के अंदर E2 तो डिफाइन ही नहीं है, ये हमने पढ़ा था। अल्कोहल में हमने बोला था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 या कोई भी ऑक्सी एसिड डाला है अल्कोहल में तो E1 होगा, और E2 तो अल्कोहल में डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैं हेडिंग डाल के लिख देता हूँ पहले ना, हम लिख रहे हैं क्या, नया चीज पढ़ रहे हैं। ये वैसे एक्चुअल में ये कहीं पर लिखा नहीं है, ना ही कोई पढ़ाता है, ये मतलब मैं अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ, ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन का बनाना है या एलिमिनेशन का। तो देखो, अल्कोहल के अंदर तो दिक्कत ही नहीं है। अल्कोहल में क्या है, अगर अल्कोहल में रिएजेंट डाला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हम बोलेंगे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, E1। ठीक है, अल्कोहल के अंदर E2 वाला मैकेनिज्म तो क्या है, नॉट डिफाइंड। E2 में तो थोड़ी सी बात जो हमने लिखी हुई है वही सब पढ़नी, E2 का तो मैकेनिज्म डिफाइन ही नहीं है। और अल्कोहल में अगर 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल हो, 3 डिग्री अल्कोहल हो प्लस 1 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या हो, बीटा ब्रांचिंग, तो ये क्या होगा बताओ, ये कौन सा मैकेनिज्म देगा? SN1। SN1। विथ HX ये देता है SN1। अब बच गया कौन, अब बच गया 1 डिग्री अल्कोहल विदाउट बीटा ब्रांचिंग, विदाउट बीटा ब्रांचिंग, बीटा ब्रांचिंग के अलावा विथ HX ये क्या देगा, SN2। SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो अल्कोहल का तो ठीक है, हमें फंडा क्लियर है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आए या ऑक्सी एसिड आए तो E1 E2 तो डिफाइन नहीं है, SN1 कहाँ मिलेगा, SN2 कहाँ मिलेगा। मेन दिक्कत आती है हमें एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड में थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अल्कोहल का, तो फंडा हमारे को क्लियर हो गया कि अल्कोहल में तो हम पता लगा ही सकते हैं, ईथर वगैरह उन सब में तो छोड़ो, उसमें तो क्या होगा हम लोग देख लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, एल्काइल हैलाइड के बारे में। एल्काइल हैलाइड में हम लोग कैसे पता लगाएं, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, बट जितना मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ उतना मैं बता देता हूँ, है ना। तो हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन सी है, SN1 E1 SN2
और E2, ठीक है, SN1 E1 SN2 एंड E2, ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम बोलते हैं क्या इसमें, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वी मस्ट डिसाइड whether the reaction, first we must decide whether the reaction क्या लिखे, whether the reaction condition favor SN1 E1 और SN2 E2। मतलब या तो SN1 E1 को फेवर करेगी क्योंकि SN1 E1 की सेम कंडीशन होती है, या फिर SN2 E2 को फेवर करेगी। तो पहले तो हमें डिसाइड करना है कि रिएक्शन SN1 होगी या SN1 E1 होगी या फिर SN2 E2 होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिख रहा हूं इसमें क्या, if the reactant is primary alkyl halide, then कॉमा लाके लिखते हैं हम लोग, it undergoes only SN2 और E2 reactions, ठीक है। प्राइमरी हैलाइड cannot undergo SN1/E1 रिएक्शन, ठीक है। हम बोलते हैं कि अगर मेरा रिएक्टेंट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो SN2 E2 जा सकता है, कभी भी SN1 E1 नहीं जाएगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में ऐसा नहीं है कि तुम बेंजाइलिक वाला प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो तो उसको भी नहीं ले जाओ। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो नहीं जाएंगे जो स्टेबल नहीं है। अब जैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन गया है, क्यों नहीं जाते प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? क्योंकि इसके कार्बोकेटायन अनस्टेबल होते हैं। बट अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बना दिया तो वो तो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? प्राइमरी का मतलब है प्राइमरी, बिल्कुल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आ जाए तो वो मेरा नहीं जाएगा। जैसे मान लो ऐसा आ गया CH3CH2X, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि SN1 या E1 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस तरह की बात करेंगे, ठीक है। बेंजाइलिक वाले के बारे में बात नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलते हैं, इफ द रिएक्टेंट इज सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अगर रिएक्टेंट मेरा सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 और E1 कब जाएगा उसकी कंडीशन अलग है, SN2 और E2 कब जाएगा उसकी कंडीशन अलग है। क्या कंडीशन लिखवाई थी मैंने SN1 E1 के लिए, बताओ? बोलो। बताओ यार। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। देखो मैंने बताया था SN1 और E1 के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो पुअर न्यूक्लियोफाइल हो, मतलब SN1 होना चाहिए तो पुअर न्यूक्लियोफाइल, या फिर वीक बेस टाइप हो। E1 के लिए बेस चाहिए होता है ना, तो पुअर न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस हो तो SN1 E1 जाएगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब गुड न्यूक्लियोफाइल हो। बताई थी ये सारी कंडीशन, बोलो। हाँ। और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो SN2 या E2 में से कोई एक जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना था कि SN1 E1 जाएगा या SN2 E2, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या डिसाइड कर लिया कि भाई अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल या फिर वीक बेस हुआ तो SN1 या E1 होगा। गुड न्यूक्लियोफाइल या फिर उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी बोल सकते हैं, वो हुआ तो SN2 या E2 जाएगा, ठीक है। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले SN2 और E2 में कि SN2 और E2 में क्या होगा, SN2 होगा या E2 होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कंपटीशन बिटवीन SN2 एंड E2। सपोज करो हमें पता चल गया कि मेरा न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिएक्शन SN2 या फिर E2 जाएगी। तो SN2 जाएगी या E2 जाएगी, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं वी नो दैट, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये क्या, वी नो दैट प्राइमरी हैलाइड इज मोस्ट reactive in SN2 and least reactive in E2। क्यों? क्योंकि देखो अगर SN2 और E2 का ऑर्डर मैं लिखूं तो मैंने ऑर्डर ऐसा लिखा था, SN2 में 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, और E2 में ऑर्डर लिखा था 1 डिग्री सबसे कम होता है, देन 2 डिग्री उससे ज्यादा, और 3 डिग्री सबसे ज्यादा। क्या ऐसा ऑर्डर लिखवाया था मैंने? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं in primary alkyl halide, in primary alkyl halide always SN2 product will form। अब ऑलवेज में कुछ कंडीशंस भी आएगी, लाइक जैसे मान लो तुम्हारे को ऐसा दिया CH3 CH2 CH2 Br, उसका रिएक्शन मान लो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, CH3O- से करवाया, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मान लो प्रोडक्ट, मान लो सपोज करो दोनों प्रोडक्ट में लिख देता हूँ, एक तो ये SN1 का प्रोडक्ट प्लस एलिमिनेशन का प्रोडक्ट ये आएगा। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट ले लिया, SN1 का भी E2 का भी। तो मैं बोलता हूँ जो इसमें प्राइमरी, इसलिए SN2 का प्रोडक्ट मेजर होगा और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट माइनर होगा। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में ज्यादातर केस में SN2 प्रोडक्ट ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, बट कंडीशंस यहाँ पर है क्या, कंडीशन सुनो, कंडीशन क्या है, however if either the primary alkyl halide, if either the primary alkyl halide, एक सेकेंड रुकना यार, हाँ इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ इधर द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और द न्यूक्लियोफाइल स्लैश बेस इज स्टेरिकली hindered, then elimination will win the competition। मतलब अगर प्राइमरी हैलाइड या फिर न्यूक्लियोफाइल दोनों में से किसी के पास स्टेरिक हिंड्रेंस है, लाइक जैसे मान लो ऐसा होगा, जैसे एग्जांपल नंबर 1, CH2Br, अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो इस कार्बन पर जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पर अल्फा कार्बन के पास तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो क्या होगा, अगर मान लो जैसे मेरा न्यूक्लियोफाइल आया OCH3-, तो मेरा प्रोडक्ट एक तो बनेगा क्या, एक तो बनेगा CH2OCH3 ये, और एक मेरा प्रोडक्ट बनेगा ये। तो हम इस बार वाले केस में क्या बोलेंगे, जो मेरा एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट है वो मेजर है और सब्स्टिट्यूशन वाला माइनर है। एग्जाम्पल नंबर 2 कि भाई हैलाइड के पास स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, हेलोजन तो जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा, प्राइमरी हेलोजन है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, बट मेरा न्यूक्लियोफाइल टर्शरी आ गया है, उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज मेजर। तो SN1 SN2 और E2 में कंपटीशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन हमने लिखी है कि भाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो हमेशा
SN2 का प्रोडक्ट SN2 मेजर होगा। बट अगर मेरा 1 डिग्री हैलाइड पर स्टेरिक हिंड्रेंस है या फिर मेरे न्यूक्लियोफाइल पर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो मेरा E2 का प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की कंडीशन थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी वगैरह के लिए, है ना। सेकेंडरी के लिए हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी alkyl halide can form both substitution and elimination product under SN2, E2 कंडीशन। SN2 और E2 की कंडीशन होनी चाहिए, है ना। अब इसमें हम लोग आगे लिखते हैं क्या, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द टू प्रोडक्ट्स, मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की बात करें, ऑफ द टू प्रोडक्ट्स depends on the strength of base और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, बल्कीनेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो SN2 का बनेगा, E2 का बनेगा सेकेंडरी हैलाइड में, वो डिपेंड करेगा हमारा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर हमारे न्यूक्लियोफाइल कितना बल्कि, इन सब बातों के लिए। तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग कुछ ज्यादा नहीं बोलते, इसमें इतना बोलते हैं हम लोग, द स्ट्रॉन्गर एंड बल्कियर द बेस और न्यूक्लियोफाइल, stronger and bulkier the base and nucleophile, greater the percentage of elimination product। बस इतना ही बोलते हैं हम लोग इसमें, है ना। ज्यादा हम लोग डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर मान लो कभी तुम्हारे पास ब्यूटॉक्साइड आ गया या फिर C2H5O- आ गया, इन दोनों केस में तुम्हें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, एलिमिनेशन वाला। एलिमिनेशन बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN1 SN2 की बात कर ली, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में SN1 SN2 की बात कर ली, सॉरी SN2 E2 की बात कर ली। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग टर्शरी। तो हम लोग लिखते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड एक सेकेंड रुको, हाँ, टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज लीस्ट रिएक्टिव। किसके अंदर लीस्ट रिएक्टिव होती है, SN2 में या E2 में, बताओ। सर E2 in SN2, least reactive in SN2 and most reactive in E2. Consequently, only the elimination product is formed। ठीक है, अब देखो हमेशा है ना, क्वेश्चन में हमें डिसाइड नहीं करना पड़ेगा E2 का प्रोडक्ट बनाना है SN2 का या फिर SN का प्रोडक्ट बनाना है E का, मतलब सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बनाना है एलिमिनेशन का। हमें डिसाइड तब करना पड़ता है जब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हो और 2 ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन के दे रखे हो, 2 ऑप्शन एलिमिनेशन के दे रखे हो, फिर पूछा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तब हमें डिसाइड करना पड़ता है। बट बहुत ही रेयर केस होता है जब ऐसा दिया जाता है। जनरली तो ऐसा होता है क्वेश्चन दिया जाता है, 4 ऑप्शन चारों ही सब्स्टिट्यूशन के हैं, डिसाइड कर दो, 4 ऑप्शन है चारों एलिमिनेशन के, तो डिसाइड कर दो। ठीक है,
तो हमने देखो अभी तक SN रिएक्शन होगा या E रिएक्शन होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा, उसके लिए हम लोग इसी से पता लगा पाएंगे कि भैया पहले हमें ये पता लगाना होगा SN1 या E1 होगा या SN2 या E2 होगा। उसके लिए हम लोग पुअर न्यूक्लियोफाइल वीक बेस या फिर गुड न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस से पता लगाएंगे। SN2 का सर बनेगा या E2 का सर बनेगा। हाँ सर, ये आपने जो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ये सब लिखा है ना सर, SN2 और E2 का, तो वो दोनों अल्काइल और अल्कोहल दोनों में एप्लीकेबल है ना सर? नहीं, हम लोग सिर्फ है ना हेलाइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो एल्काइल हेलाइड की बात कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, चलो अब हमने SN2 और E2 में कंपटीशन देख लिया। अब लास्ट हमारे पास बचा है कंपटीशन किसके में, वो तो सिंपल है, इसमें तो कुछ ज्यादा सोच नहीं है। कंपटीशन बिटवीन SN1 एंड E1। पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि SN1 और E1 कैसे होगा, है ना। तो SN1 और E1 की फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, वीक न्यूक्लियोफाइल या फिर पुअर बेस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो मैं लिख देता हूं जो हमने पहले भी लिखा है, क्या, रिमेंबर दैट प्राइमरी alkyl halide do not undergo SN1 और E1 रिएक्शन। पहली चीज तो ये। अब प्राइमरी में तो हमें डिसाइड करना ही नहीं है। अब बात आती है कौन, सेकेंडरी RX हो या फिर टर्शरी RX हो। सेकेंडरी RX हो या टर्शरी RX हो, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हमारे पास कोई बहुत ज्यादा हार्ड रूल नहीं है। हम लोग बोलते हैं जनरली ऐसा होता है, हमेशा नहीं, जनरली substitution product will form as a major product। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, बाकी कोई हार्ड रूल नहीं है। तो कॉम्पिटिशन समझ आया सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन का, बोलो। हाँ सर। चलिए अब हम लोग करते हैं हमारा डिस्कशन में हमने क्या दिया था, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 2 3 और एक्सरसाइज 3 का जेई मेंस पूरा। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 2 3 डिस्कस नहीं हुआ। नहीं सर। चलो फिर निकाल लो, नहीं हुआ कर लेते हैं। यहाँ से करते हैं हम लोग होमवर्क डिस्कशन। ORM 3 हमारा 4 भी खत्म हो चुका है ना। देखो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है। वैसे एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू आवर सीक्वेंस, उसके अकॉर्डिंग तो क्या है कि मेटलर्जी पढ़ाना चाहिए था, है ना। सिलेबस में हमारा ORM 4 के बाद मेटलर्जी या डोगा टेस्ट सिलेबस में, बट मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेटलर्जी का क्या है कि मैं थोड़ा एक बढ़िया से एक नोट्स बना रहा हूँ, है ना, जिसमें मैं सारी चीजें प्रिसाइजली लिख सकूँ। क्योंकि मेटलर्जी में बच्चे क्या होते हैं कि बहुत जल्दी वो दम तोड़ देते हैं क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल टाइप है ना, इसलिए। तो 1 वीक और लगेगा मेरे को नोट्स बनाने में, तब तक हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं ना, फिर मेटलर्जी तो मैं जल्दी से पढ़ा दूंगा तुमको। होमवर्क डिस्कशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, इसमें बोलो। 3rd और 7th। 6th। 3rd 6 7 और बोलो, बस इतना ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd को देखते हैं। 3rd क्या है, थर्ड है हमारे पास ऐसा कुछ है। उसमें पहले O3 के साथ जिंक डाला है, हीट किया है H2, तो कुछ A बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनलिसिस। जहां पर जिंक आ जाता है ना, जिंक का काम ही रिडक्शन का होता है।
जिंक आ गया तो रिडक्टिव है, जिंक नहीं आया तो ऑक्सीडेटिव है, ठीक है। तो भैया बॉन्ड ब्रेक करके OO लगाओ, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें 3 मिलेगा, कौन, CHO CHO, यही मिलेगा। हाँ सर। चलिए अब हमने डाला है इसमें क्या, HiO4 पर आयोडिक एसिड, किसमें, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो इधर इधर ऑक्सीजन होगा, तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, HC डबल बॉन्ड O OH, ऐसा बोलो। और यही हमसे पूछा था कि B क्या है, B तो पूछा है इसने, B इज फॉर्मिक एसिड, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। सर वो CHO कैसे आया, एक और बार बोला। देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा होता है ना, तो अल्कोहल का एक बार ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ही बनता है ना। हाँ सर। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा तो क्या मिलेगा, एसिड, एसिड में कौन सा मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। क्या दिक्कत है बताओ। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following sets of compound can turn clear to greenish opaque solution ना, ठीक है। कैन नॉट लिखा है, अच्छा, कैन नॉट टर्न ऑरेंज सॉल्यूशन ऑफ दिस, कौन है, क्रोमियम दिया है हमको एसिडिक मीडियम में, है ना, CrO3 दिया एसिडिक मीडियम में, मतलब H2CrO4 हमारा क्या है, H2CrO4 हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किस तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग, वीक, किस तरह का होता है, देखो तुम अगर याद करो क्रोमिक एसिड को, क्रोमिक एसिड मैंने लिखवाया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ये 1 डिग्री को कर देता है, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, बोलो। हाँ सर। 2 डिग्री अल्कोहल को कर देता है, यस। 3 डिग्री अल्कोहल को करता है, नो। टेबल मैंने लिखवाई थी, शायद मेरे पास टेबल होगी तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ सर। ये देखो दिख रहा है टेबल में, हाँ। हाँ सर। देखो 3 डिग्री पर नॉट ऑक्सीडाइज लिखा हुआ, दिख गया। हाँ। चलिए मतलब 3 डिग्री को ये कुछ भी नहीं करेगा, तो इसका जो ऑरेंज सॉल्यूशन है, मतलब एक्चुअल में ये खुद ही ऑरेंज है ना, ये ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा, ये नहीं जाएगा ना ग्रीनिश ग्रीनिश कुछ किसी भी कलर में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहा। तो 3 डिग्री अल्कोहल वाले में रिएक्शन नहीं होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल देखो किस किस का है, एक तो थर्ड वाले का है और एक फोर्थ वाले का है। तो कैन नॉट टर्न क्लियर ऑरेंज सॉल्यूशन टू ग्रीनिश ऑपेक सॉल्यूशन, समझ गए। हाँ सर। क्वेश्चन 7 में बड़ा लंबा चौड़ा कुछ लिखा है यार, 7 में क्या है, ऐसा कुछ दिया है हमको, ऐसा है ना। पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया, वाटर भी डाला है ना। चलिए क्या करें हम लोग, करवा दो भाई रिएक्शन, LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाया, फिर H+ भी डाला है, तो कीटोन को तो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, इधर क्या होगा CH2OH, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा CH3OH, ऐसा ही होगा। सर एक्सेस में है क्या सर LiAlH4? एक्सिस में है या नहीं, क्या चाहता है देखो, इसमें कुछ भी नहीं बोला है तो ठीक है, बहुत सारे ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी रिएक्शन करवा रहे हैं LiLH4 की, यहाँ पर भी करवा रहे हैं, तो सिंपल रिडक्शन वाली रिएक्शन करवा दो ना, कि एस्टर को कैसे रिड्यूस करता है
कीटोन नहीं को सर, कैसे रिड्यूस करता है? वो पूछ रहा था एक्सेस हाँ? में दिया है ऐसा। नहीं लिखा नहीं ना, ना ही एक्सिस में लिखा है ना ही मोल्स लिखे हैं, तो हमने तो जितना रिड्यूस करवाना था करवा दिया। ओके सेकंड सर। स्टेप में इन्होंने क्या डाला है? सेकंड स्टेप में डाला है पीसीसी। पीसीसी का क्या काम होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को कैसे कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में करता है। इसको एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को आई थिंक कीटोन में, ऐसा ही है। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, फिर उसके बाद क्या डाला है? उसके बाद डाला है N2H4। N2H4 का मतलब होता है NH2 NH2 के साथ KOH डाला है। तो क्या करेगा? कार्बोनिल वाले C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। इसको CH2 में कन्वर्ट कर दिया ऐसा, और इधर तो ठीक है, C डबल बॉन्ड O से CH2, मतलब ऐसा ही रहेगा। तो ये मेरा प्रोडक्ट होगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी मेरा ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए? सर सर वो LiLH4 के रिएक्शन में OCH3 अलग कैसे हुआ हो? R C डबल बॉन्ड O R डैश का रिडक्शन पढ़ा है मैंने एस्टर का, हाँ सर। हाँ वहां से देख लेना। हाँ सर। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो। सर पार्ट 2 के 1 वाले क्वेश्चन में सर एक बार बताएंगे सर प्रोडक्ट क्या बनेगा फर्स्ट केस का? सारे डाउट्स बोल दो, क्या क्या डाउट है? कौन फर्स्ट से में डाउट। क्वेश्चन नंबर? थर्ड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ और सर 6। 6। बस ये डाउट है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हमारे को क्या दिया है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 रिएक्शन करवा एक बार H2PD BSO4 से, और एक बार H2PD के साथ BSO4। सर एक NaNH3 के बार साथ ही होता पता है सर, ऊपर वाले इसमें कैसा बनेगा समझा नहीं। H2PD BSO4 में क्या होता है बताया होगा मैंने कभी? रोजेनमंड रिएक्शन। रोसेनमंड है। सिस एल्कीन बनता है, इसमें ट्रांस एल्कीन बनेगा। हाँ सर। तो इसके आगे नहीं हो रहा तेरे से क्वेश्चन? बोल। हाँ सर अब समझा। करेगा क्या? करके हाँ बताऊं? सर। इसमें प्रोडक्ट ये मिलेगा, सिन एडिशन होता है D2 निकल या H2 निकल में, तो जो जैसा है उसको वहीं लगा दे। CH3 अपोजिट तो अपोजिट लगा दे, DD ऐड करना ऊपर नीचे लगा दे। तो ये तो मीजो था, तो इसका एक प्रोडक्ट ही मिलेगा, इसमें एक मिरर इमेज भी आएगा, तो इसमें टोटल 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो x + y कितना हो गया? 3। समझ गया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी रिएक्शंस आर करेक्ट? हाँ, तो क्या दिक्कत क्या है? मेरे हिसाब से थर्ड में दिक्कत आ रही होगी। थर्ड में दिक्कत आ रही है क्या? क्या हुआ बताओ, किसमें दिक्कत है? जल्दी बोलो यार, कुछ तो बोलो। थर्ड में देखो, अगर यहाँ पर बेंजीन है, मैं रिएक्शन बता देता हूँ थर्ड का, और KMnO4 के साथ किसी मीडियम में रिएक्शन करवाया और यहाँ पर कोई ग्रुप G लगा है जिसके पास क्या हो? बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो। यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है जिसके पास क्या होना चाहिए? बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये हमेशा ऑक्सीडाइज होकर इसमें चला जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मान लो ऐसा हो, अब इस पर लिख दिया मैंने CH2 CH3, तो इसके पास दो दो बेंजाइलिक H है, रिएक्शन करवाया तो एक इसमें चला गया COH में। अगर मान लो ऐसा हो, यहाँ पर लगा हुआ है CH, इधर है CH3, इधर है CH3, तो एक बेंजाइलिक H अभी भी है, ये रहा बेंजाइलिक H,
तो अगेन ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बेंजोनोइक एसिड में। अगर मान लो ऐसा हो कि ऐसा बड़ा ग्रुप कनेक्ट है ना, ऐसा इतना बड़ा ग्रुप कनेक्ट है, तो वापस ये COH में ही कनेक्ट हो जाएगा, COH में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा हो कार्बन इधर CH3 इधर CH3 ऊपर CH3, इसके पास बेंजाइलिक H नहीं है, बेंजाइलिक H एब्सेंट है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। समझ गए? हाँ सर। इसलिए थर्ड वाला थोड़ा रिएक्शन ऊपर, रॉन्ग है। तो थोड़ा ऊपर वाला दिखेगा। इसलिए जो थर्ड वाला रिएक्शन गिवन है वो रॉन्ग है, क्योंकि इस पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और 6। 4 में क्या दिया है, 5 HiO4 डाला है। अरे ये तो मैंने करवाया भी है, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाला बताया था, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। पिछले नोट्स में देखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को HiO4 के साथ मैंने करवाया था, ऑक्सीडाइज करवाया था क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो बस वो मैंने डिटेल में बताया था, उसको देख लेना, वहां से समझ आ जाएगा। उसमें मैंने बताए थे कितने फॉर्मेल्डिहाइड्स मतलब HCOOH बनेंगे, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का सम कितना होगा वो पता चल जाएगा यहाँ। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पुराने क्वेश्चंस में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस सैलिसिलिक एसिड ऑन हाइड्रोजन। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? सर उसमें C डबल बॉन्ड OH और एक OH अटैच होता है बेंजीन में। हाँ तो इसका करो ना यार, जैसे मान लो फर्स्ट है हमारे पास साइनाइड है, उस पर OH लगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मुझे पता है CN का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है, COH। RCN बेंजोइक का एसिड। हाइड्रोलिसिस से RCOH मिलता है ना, तो बन गया ये, फर्स्ट वाला हाँ सर। करेक्ट है। सेकंड वाले में देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O NH फिर O फिर ये। अब क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। तो देखो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले स्टेप में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O NH2 और इधर मिला OH। अगेन सेकंड स्टेप में करेंगे तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड ही मिलता है, क्योंकि RCN से पार्शियली हाइड्रोलिसिस से अमाइड मिलता है, और अमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड ही मिलेगा। से ये बॉन्ड ब्रेक करा H इधर और OH इधर, ठीक है, समझ रहे हो? थर्ड वाले में भी देखो वही सेम चीज है। इस बार पहले वाले में साइक्लिक अमाइड था, अब थर्ड वाले में देखो यहां से हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, दिख रहा है? हाँ सर। अब देखो फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में NC है और OH है, क्या NC के हाइड्रोलिसिस से COH बनता है क्या? नहीं सर। नहीं बनता, मैंने बताया था आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस, नोट्स में देख लेना। फिफ्थ देखो क्या है, डबल बॉन्ड O फिर O फिर ऐसा। अब इसका हाइड्रोलिसिस तुम्हें करना है, तो देखो यार ये तो बड़ा अजीब सा है, पता नहीं क्या बनेगा। ऐसे करोगे हाइड्रोलिसिस, देखो ऐसे, मान लो इधर H और इधर OH लगा दिया, ठीक है, और इसमें मान लो इधर H और इधर OH लगा दिया, ऑक्सीजन की साइड में H लगेगा ना, तो ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O OH, इधर क्या बन गया OH, और ये क्या बना, कार्बन के ऊपर 2 OH, बीच में कार्बन, दोनों तरफ OH OH, तो इससे क्या बन जाएगा HCHO। तो बन गया क्या मेरा, ये देखो सैलिसिलिक एसिड। हाँ सर। बस बन गया तो बढ़िया है, हो गया, हमारा आंसर आ गया। समझ गए? यस सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में बोलो। थर्ड वाला। फोर्थ। थर्ड है, फोर्थ है, और चलिए थर्ड वाले में देखो क्या हो रहा है। आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई। ऐसा 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 हम लोग कर रहे हैं ना, यार देखो एक्स और वाई जो भी हो, एक्स और वाई जो भी हो, एक्स और वाई में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक एच होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक एच होना चाहिए,
क्यों होना चाहिए वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन? तो बताओ क्यों? क्योंकि ये देखो जो भी एक्स और वाई C9H12O, ये देखो KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं बेसिक मीडियम में, हमको बेंजोइक एसिड दे रहे हैं, तो इनके पास एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। एक्स और वाई दोनों के पास ही होना चाहिए। तो इस वजह से देखो मेरा ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया, और ऑप्शन बी ही रिजेक्ट हुआ है ना, बाकी तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है सभी के पास। ऑप्शन बी क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि सर वाई में ऑप्शन बेंजाइलिक बी हाइड्रोजन में है ना एक। कहाँ है? वाई में कहाँ है बेंजाइलिक हाइड्रोजन? वाई को देखो ना। हाँ सर। ऑप्शन बी मेरा रिजेक्टेड है ना। फिर बोला है कि इसका रिजोल्यूशन करें तो D+L मिल सकता है, मतलब एक्स और वाई क्या होने चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। एक्स और वाई दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। तो देखो ए ऑप्शन ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? हाँ है। बी ऑप्शन ऑप्टिकली एक्टिव है, बी तो रिजेक्ट हो गया था। सी ऑप्शन ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? है। डी भी लग ही रहा है, सारे ऑप्टिकली एक्टिव है ये तो, ठीक है। फिर बोला है इसमें H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ग्रीन सॉल्ट मिलता है, कुछ ना कुछ होता है। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ब्लू ग्रीन सॉल्ट जो होता है वो किसका होता है? वो क्रोमियम 3+ का सॉल्ट होता है ना। अब K2Cr2O7 में क्वेश्चन क्या है? K2Cr2O7 है किसमें? एसिडिक मीडियम में। यहाँ पर क्रोमियम +6 में है, अगर क्रोमियम रिड्यूस हुआ तो क्रोमियम +3 में जाएगा जिसमें उसका ब्लू ग्रीन सॉल्ट होता है, ठीक है। क्रोमियम +3 में तभी जाएगा जब क्रोमियम सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो क्रोमियम सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तभी क्रोमियम उसमें जाएगा। तो क्रोमियम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, 3 डिग्री अल्कोहल को नहीं कर पाता। तो जिसमें एक्स और वाई में 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन ऑलरेडी रिजेक्टेड था, सी ऑप्शन मेरा रिजेक्ट हो गया। क्यों? सी ऑप्शन में देखो एक्स मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है, दिख रहा है? एक्स और वाई दोनों ही है। बोलो। हाँ सर। डी ऑप्शन में देखो y मेरा रिजेक्ट, डी ऑप्शन में y रिजेक्ट हो गया क्योंकि y मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है। डी ऑप्शन में 3 डिग्री नहीं है, सॉरी 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, सॉरी। डी कहां से रिजेक्ट हुआ है? 2 डिग्री है। सी रिजेक्ट हो गया था, क्यों? क्योंकि सी में 3 डिग्री अल्कोहल हमको मिल रहा था, कौन? ए, सॉरी एक्स क्या था? 3 डिग्री अल्कोहल था, इसलिए सी रिजेक्ट हो गया। तो बी और सी मेरे रिजेक्ट हो गए, इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। तो ए और डी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो ए और डी मेरे आंसर हो गए। बोलो। हाँ सर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या बोला है? बी एंड सी बोथ गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? मैंने तुम्हें बताया था, या तो CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप देते हैं, या फिर CH3CHOH ग्रुप देते हैं। ये बताया था क्या मैंने तुम्हें कभी पहले? हाँ सर। ये दोनों लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, या तो ये या ये, है ना, जिनमें ये ग्रुप होते हैं या पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, CH3CO ग्रुप या CH3CHOH ग्रुप। आयोडोफॉर्म टेस्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, है ना। अब हमें पूछा है कि ए क्या होगा? ए मान लो C5H10O है, ये ए है। ए का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बी और सी बनता है, और बी और सी दोनों ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो ए क्या होगा? तो हम लोग हाइड्रोलिसिस कर करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए का हाइड्रोलिसिस करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CHO CH2 CH3। देखो इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऐसा कुछ हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, H इधर, सॉरी H इधर और OH इधर, है ना। तो हमको पहले क्या मिला? CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH और CH3 CH2, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CHOH और इधर H, है ना। चलिए, और एक हमें ये मिला। हाँ चलिए, अब हम लोगों को बताओ, चलो इसको और भी कर सकते हैं ना, इसको और भी ब्रेक करें हम लोग। तो CH3C पॉजिटिव चार्ज इधर लगाते हैं ना, तो CH C डबल बॉन्ड O,
इसका और ज्यादा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर OH लगाऊंगा मैं और इधर H, तो एक ही कार्बन पर 2 H से C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और CH3 CHOH और H, कैसा ही मिलेगा बोलो। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन तो ये भी फुलफिल कर रहा है। 1 2 3 4 5, रुको एक सेकंड, C5H10 का DU कितना है, 1 है, इसका DU भी 1 है। ऐसे ही बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, CH3 C, मैंने इसका भी हाइड्रोलिसिस तुम्हें पढ़ाया होगा वैसे, डबल बॉन्ड वाले ईथर का ना। अब इसमें देखो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी ये वाला बॉन्ड नहीं होगा, उधर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता कभी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर H इधर OH, तो क्या बना, CH3 CHOH CH3, ऐसा। इधर क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CHOH, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 और हाइड्रोलिसिस करें तो CH2, सॉरी ऐसा नहीं लिख पाएंगे, OH और इधर H ना, तो ऐसा लिखेंगे इसको। देखो बॉन्ड अगेन ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड इधर OH आएगा, इधर H आएगा, इधर CH2 है ना, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये बनेगा, इधर ये आ रहा है तो ये भी देगा। ऐसे ही सी ऑप्शन में भी चेक कर लेना, वो भी देगा। तो मेरे तो ABC सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इन्होंने एक क्यों नहीं दिया आंसर, बोलो भाई। सर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन सी में 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है। है तो सही ना, X वाला 3 डिग्री तो है, अरे सॉरी 2 डिग्री है क्या वो, अरे रे रे रे, हाँ 2 डिग्री सही बात है। रुको एक सेकंड देखते हैं उसको, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यार तीनों ही देंगे मेरे अकॉर्डिंग, आंसर ABC ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी करके देख लिया हमने। CH3 आइडोफॉर्म टेस्ट का तो और कोई ज्यादा कंडीशन होता भी नहीं है। कैरोलिस करा BNC बोथ की पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट हमने देखा, ठीक है, इसको भी करवाया हाइड्रोलिसिस, तो हो रहा है CH3, अरे रे 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 रे, कहाँ हो रहा है, CH3 CO ग्रुप आना चाहिए ना, यहाँ पर पूरे में CH3 CO ग्रुप दिख रहा है क्या तुम्हें इसमें, बोलो। नहीं। CH3 नहीं दिख रहा ना, इसलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसमें CH3 CO ग्रुप दिख रहा है, ये सीरा CH3 CO ग्रुप, CH3 CHOH ग्रुप भी दिख रहा है, ऐसे C में भी होगा, तो आंसर क्या आएगा, BC ही आएगा, ठीक है। हाँ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या बोला है कि भाई 3 डिग्री तो नहीं है, ओके। हाँ तो एक ही बात है ना, हमारा अगर अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल हो, 3 डिग्री में भी जो कार्बोकेटाइन बनता है वो हमारे 2 डिग्री बेंजाइलिक वाला जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ओवरऑल बात तो वही आ गई ना, वो 3 डिग्री जैसा ही है। पर नहीं यार ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें कार्बोकेटाइन तो बनाना नहीं है, हमें तो देखना ही है। सारी कंडीशन वापस से पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ना, बेंजाइलिक H है, ओके। अरे यार कहाँ दिमाग लगा रहा हूं मैं, देखो सी ऑप्शन था, सी ऑप्शन में देखो बेंजाइलिक H था, इधर CH3 था, इधर OH था, और एक यहाँ पर CH3 था। इसका हम लोग करवा रहे हैं KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम में, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें ये प्रोडक्ट थोड़ी मिलेगा, ये वाला ग्रुप तो COH में कन्वर्ट हो गया, CH3 वाला ग्रुप तो एज इट इज रहेगा ना, सॉरी एज इट इज नहीं रहेगा, ये भी COH में कन्वर्ट होता है, जितने बेंजाइलिक H वाले ग्रुप होते हैं वो COH में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 2 COH ग्रुप मिलेंगे।
उसने ऐसा थोड़ी बोला था, उसने तो बोला था एक ही COH ग्रुप मिलना चाहिए। बेंजीन पर KMNO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेसिक या एसिडिक मीडियम किसी में भी हीट करते हैं, तो जितने ग्रुप लगे होते हैं जिनके पास बेंजाइलिक H होते हैं एटलीस्ट वो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ गए? हाँ सर। और कौन सा डाउट था इसमें? कहाँ गया? 3 और 4 ठीक है। पार्ट 4 मैंने दिया नहीं था। एक्सरसाइज 3 करके लेके आए हो? सर। हाँ नहीं सर। हाँ सर। सर उसका पार्ट 1 हुआ है। कितने पार्ट 1 कौन मतलब जेई मेंस का। कितने लोग करके लाए हैं? हाँ हैंड रेस करो, कितने लोग होमवर्क करके लाए हैं इसका पार्ट 2? होमवर्क करके लाए हैं? इतने सारे लोग करके लाए, इतने ही करके लाते हैं हमेशा। वैसे डिस्कस करते हैं हम लोग। जेई मेंस वाला ही पोर्शन मैंने तुम्हें दिया था ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 जेई मेन ऑनलाइन। ऑनलाइन में बोलो क्या करना है? थर्ड और बोलो। 5, 11, 14th 13। 13। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? Which one of the following is reduced with zinc HCl acid in the corresponding hydrocarbon? कि थर्ड वाले में क्या कुछ और कर आपने रहा हूँ क्या? जेई ऑनलाइन मेन। हाँ मैंने ऑनलाइन बोला है ना, और ऑफलाइन की प्रॉब्लम डिस्कस कर दी। सभी ने ऑनलाइन के डाउट बताए हैं क्या? सर। वही ना, मैंने वो स्टार्टिंग ऑफलाइन वाले देख लिए, कोई बात नहीं। ऑनलाइन में थर्ड बे ब्लांक रिडक्शन इन्वॉल्व्स। जो ऑफलाइन को भी ऑनलाइन लिखा हुआ है उधर फर्स्ट हाँ पार्ट हाँ में। सर दोनों सेक्शन में ऑनलाइन लिखा। तुमने कौन से बताए हैं? जो एक्चुअल में ऑनलाइन वाले हैं फर्स्ट वो बताए हैं सेक्शन ना? का बता। चलो वापस से जेई पूछ एडवांस के लेता हूँ, बाद वाला। कंफ्यूजन हो गया है थोड़ा सा। हम लोग सबसे पहले ऑफलाइन करते हैं ना। वो पहले उस पे क्या ऑनलाइन लिखा हुआ था तो मैंने वही बोल दिया, तो उसमें ऑफलाइन पे भी ऊपर ऑनलाइन ही लिखा है ना। जिसमें लिखा है ना AIEEE 2003 से शुरू हो रहे हैं प्रॉब्लम, है ना, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम वाले 2003 से शुरू हो रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, है ना। उसमें बताओ डाउट। 14th 5, 11, 13। 5, 11, 13 ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विद सोडियम। अरे यार ये वही क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को आज तक मेरे को समझ नहीं आया इन्होंने आंसर फर्स्ट क्यों दिया है ना, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आंसर तो हमें क्या लग रहा है, आंसर हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही लग रहे हैं ना। क्योंकि सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया है, मतलब कौन है? बर्च रिडक्शन है। हाँ सर। बर्च रिडक्शन है तो एल्काइन से रिएक्शन कर ही लेगा, और एल्काइन से कर लेगा तो एल्काइन वाले सारे आंसर आने चाहिए, बट एक ही आंसर दिया इन्होंने, वो पता नहीं क्यों नहीं दिया है। मतलब यही डाउट होगा तुम्हारा कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ तीनों ही आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आंसर। बट मेरे अकॉर्डिंग शायद हो सकता है इसने इसलिए आंसर फर्स्ट दिया हो कि भाई ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये क्या एसिडिक है, सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C माइनस Na+ बना लेगा। क्या पता ये सोच के आंसर दिया हो। पता नहीं भाई मुझे क्या बोलना चाह रहा है ये, मुझे खुद समझ नहीं आया। ये तो मेरे से किसी बच्चे ने पूछा भी था डाउट अभी थोड़े दिन पहले, कोई PP1 का बच्चा था। क्वेश्चन नंबर 11 सर बट वो थर्ड और फोर्थ के लिए क्या रीजन होगा कि वो क्यों नहीं होगा? मैंने तो बोला ही नहीं क्यों नहीं होगा, मैंने तो बोला है ना होगा, तभी तो मैंने आंसर देखो 134 लिखा है। नहीं होता तो भी मैं फिल नहीं कर देता फर्स्ट आंसर पे।
अभी हमने पढ़ा ये बर्थ रिडक्शन, वो तो होता ही है ना, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। हाँ तो पता नहीं क्यों नहीं दिया इन्होंने आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। A compound gave white PPT when warm with alcoholic AgNO3। ठीक है, तो देखो C8H9Br का जब हम लोग AgNO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो AgBr का हमें PPT मिल जाएगा कौन से कलर का, व्हाइट, ऐसा बोला है इन्होंने। ऑक्सीडेशन ऑफ A, दिस वन इज A, gives an acid B and easily form anhydride on heating। ठीक है, तो देखो पहली चीज, एक तो हमारा आंसर सेकंड नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो सेकंड वाला जो Br है, सेकंड वाला वो Br वो डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड है, तो उस Br को हम लोग निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो Br माइनस की फॉर्म में निकलेगा तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि स्टेबल नहीं है। समझ गए? तो इसलिए वो पीपीटी कभी बनाएगा ही नहीं। क्लियर है? हाँ अब बचे हमारे पास फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। उसमें आंसर 4 क्यों आ रहा है उसको मैं जस्टिफाई करता हूँ। देखो फर्स्ट कुछ ऐसा है, फर्स्ट कुछ ऐसा है, एक ग्रुप यहाँ लगा है जिसके पास बेंजाइलिक एच है, एक ग्रुप यहाँ लगा है जिसके पास बेंजाइलिक एच है। थर्ड वाले में क्या है, एक ग्रुप ऊपर लगा है जिसके पास बेंजाइलिक एच है, एक ग्रुप नीचे लगा है जिसके पास बेंजाइलिक एच है। फोर्थ में ये दोनों ग्रुप यहाँ लगे हैं, दोनों के पास बेंजाइलिक एच है। इनको तुम KMnO4 के साथ या किसी के भी साथ भी ऑक्सीडाइज करवा रहे हो तो एसिड दे रहा है। तो एसिड कैसे मिलेगा, यहाँ COH लग जाएगा और यहाँ COH लग जाएगा। इसमें कहाँ मिलेगा, ऊपर COH लग जाएगा और नीचे COH लग जाएगा। इसमें यहाँ दोनों साइड COOH लग जाएंगे, है ना। सभी में क्या मिल रहे हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गए। ठीक है, अब इनको हीट करेंगे तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे और एनहाइड्राइड बना देंगे। तो बताओ कौन से दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलकर एनहाइड्राइड बनाना इजी है? फोर्थ वाला इजीली ऐसा C डबल बॉन्ड O ऐसा थैलिक एनहाइड्राइड बना लेगा, बाकी इन दोनों में तो बनेगा ही नहीं, ये तो बहुत दूर दूर है ना। हाँ सर। हाँ बस फोर्थ आंसर हो गया मेरा। 13 और 14। 13 में देखो क्या बोला है, टॉलुइन था KMnO4 के साथ रिएक्शन करा। अबे यार कर लो इसको, तो टॉलुइन था KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक एच होना चाहिए, तो COH में कन्वर्ट हो गया। एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक एच होना चाहिए। SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाया। सर नहीं तो नो रिएक्शन करके लिखेंगे ना, क्यों? मतलब बेंजाइलिक एच प्रेजेंट नहीं हुआ तो बाद में नो रिएक्शन करके हाँ प्रेजेंट। हाँ, बेंजाइलिक एच नहीं हुआ तो नो रिएक्शन लिख देंगे। SOCl2 से करवाया तो COCl मिल गया। फिर H2P2BSO4 रोजरमेंड हो रहा है ना, H2P2BSO4, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, RCOCl को RCHO में। बोलो। हाँ हाँ सर। बस ये आंसर आ गया, ये वाला समझे? हाँ सर। 14। अरे यार एक तो जेई मेन के क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी। अब ऐसे कन्वर्जन देंगे जिसमें हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इसको चूज करें। सर हमें इसमें हर ऑप्शन को देखना पड़ेगा क्या? हाँ, सबसे आसान तरीका तो यही है कि ज्यादा साइंटिस्ट ना बनते हुए हर ऑप्शन को चेक कर लो कि नहीं नहीं मैं तो खुद से ही कन्वर्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। चलिए ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब यार इसमें कुछ लिखा भी नहीं है, क्या मानना है क्या नहीं मानना है। देखो ये है ना, पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ ये जो इसका मतलब क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। दिस वन इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ना, सिल्वर नाइट्रेट मतलब ये कौन है, ये टॉलिन है ना, टॉलिन रिएजेंट है। और कोई लिखा हो कुछ अजीब सा? नहीं, सब देखे सही लग रहे हैं। चलिए अब देखो
इसने क्या करा है, जैसे पहले मैं ना कोई किस किस ऑप्शन को एक्सप्लेन करूं। देखो कभी भी है ना अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अगर इन्होंने डाला है तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को सबसे पहले ही यूज करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी से रिएक्शन करता है, किससे, किससे करता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से करता है ना। अगर पहले उसके अलावा और कुछ डाल दिया तो एल्डिहाइड का रिएक्शन हो जाएगा, फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक तो आंसर लाने का ये तरीका है कि आंसर थर्ड या फोर्थ में से एक आएगा, ठीक है। बाकी तुम ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो जैसे मान लो थर्ड ऑप्शन था, पहले अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाला, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, कीटोन से तो कुछ, कीटोन को तो कुछ बोलेगा नहीं, इसको एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, आई थिंक एसिड में कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड को। हाँ चलिए फिर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या डाले, है ना, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या डाले, पहली चीज तो ये ऑप्शन थर्ड या फोर्थ में से एक हमारे को लाना है। सेकंड स्टेप में अगर मैंने CH3 MgBr डाला तो CH3 MgBr खुद क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है। तो खुद बेस है तो खुद कुछ करेगा नहीं। CH3 MgBr क्या है, CH3 MgBr की प्रॉपर्टी क्या है, ये देता है CH3 माइनस, वो खुद क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना। अब COO माइनस खुद क्या है, एसिड है या बेस है, COO माइनस, CO माइनस क्या एसिड है या बेस है, बेस। बेस है। तो CH3 MgBr डालेंगे तो CO माइनस का तो कुछ नहीं होगा, ऊपर रिएक्शन हो जाएगा, नीचे वाला ग्रुप एज इट इज रह जाएगा। इसलिए पहले CH3 MgBr ना डालते हुए पहले हम लोग क्या डाल दें, एसिड, CH3OH या H+, इसके पास क्या है, एसिड है, ठीक है। तो इस एसिड को हम लोग डाल दें, तो एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा, और बेस एसिड से रिएक्शन कर लेगा तो कर ले भाई, कुछ नहीं करेगा H+ ले लेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला है मैंने कि CH3 MgBr, CH3 MgBr क्या करेगा, OH यहाँ लगाएगा, एक कार्बन पे यहाँ अटैक करेगा। इसमें क्या करेगा, पहले स्टेप में तो SN2TH रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव है ना, तो SN2TH रिएक्शन करेगा तो पहले स्टेप में तो ये बनाएगा। फिर अगले स्टेप में कीटोन बन गया है तो हमें तो प्रोडक्ट वो लाना ही है, तो एक बार और डाल देंगे, तो OH इधर CH3, फिर एक बार और CH3। समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा लॉजिक लगा दिया तो तुम्हारा आंसर कभी आएगा नहीं, क्योंकि कोई मुझे बोलेगा कि सर आपने CH3OH डाला तो इसमें भी तो न्यूक्लियोफाइल है CH3O माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल घूम के यहाँ क्यों नहीं अटैक करा, तो फिर अटैक ऐसे तो फिर कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जेईई मेन के क्वेश्चन में ऐसा ही करना होता है, हमें लॉजिक कम और कॉमन सेंस ज्यादा लगाने होते हैं, फिर ऐसे ही आंसर आते हैं। समझ गए? कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ पर चल रहे हम लोग, 5th 11th 13, अब 14, चलिए 14 में क्या बोला है, अच्छा हो गया ना, 14 ही तो था। हाँ सर। हाँ अब ऑनलाइन पर आ जाते हैं ना, ऑनलाइन जेईई मेन ऑनलाइन। सर, आप ये कल डिस्कस करेंगे क्या? ये नहीं हुआ है। कितने लोग करके लाए हैं, करके कितने लोग लाए हैं, जल्दी बोलो, 1 2 3, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, करके लाए नहीं तुम लोग। उससे पहले एक तो ये होमवर्क तो हमारा ऑलरेडी था ही, होमवर्क भी दे देता हूँ मैं पहले, फिर आगे पढ़ लेते हैं, पढ़ने के लिए टाइम बचाएगा, थोड़ा तो बचाइए।
सर एरोमेटिक कंपाउंड में छोटा टॉपिक है फिर वास्ट है थोड़ा? बड़ा है भैया, बहुत, सबसे आग लगाने वाला टॉपिक है वो भी, एकदम समझ लो। ओके सर। लास्ट टॉपिक है, मतलब ऑर्गेनिक का लास्ट टॉपिक है एरोमेटिक, जिसमें कुछ समझने का समझाने का है, फिर उसके बाद तो ऑर्गेनिक मान लो खत्म सी है ऑर्गेनिक। ये मान लो ऑर्गेनिक का लास्ट टॉपिक है एरोमेटिक, ये समझ लो बस तुम। एरोमेटिक एरोमेटिक और झेल लो, ऑर्गेनिक तुम्हारी खत्म हो गई, मतलब खत्म मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गई, पूरी खत्म नहीं हुई, बच्ची तो अभी है ही, पर समझ आ ही जाएगा। इतनी इतनी सारी ऑर्गेनिक पढ़ ली, अब तो समझ आ ही जाएगा कि करना क्या है हमको। होमवर्क देता हूं मैं ORM 3 में से। मैंने शीट तुम्हें सेंड किया था ना, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है? 20। सेक्शन बी में कितने हैं? 22। ठीक है, 2 ही सेक्शन करो। एक्सरसाइज 1 में से कर लो, सेक्शन ए कर लो और बी कर लो। 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 के है तो इजी भी होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइप होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। सी और डी हम लोग बाद में देखेंगे। ई भी है, और भाई 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 बड़ा सारा इसमें, ठीक है कोई नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं, हमारा नया चैप्टर शुरू करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या करना है हमको, जितने भी जो लोग बच गए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी लोग एरोमेटिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें देखो मेनली किन किन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में, BDC के बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एराइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग बेंजीन एनिलीन के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग नाइट्रोबेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक इतना ही है, 4-5 लोग यही है बस, बेंजीन, फिनॉल, 5 लोगों के बारे में अमाइंस भी है पढ़ेंगे और ना? हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा है? मतलब इसमें अमाइंस भी आ गया ना सर? हाँ, एरोमेटिक अमाइंस मतलब एनिलीन टाइप, ठीक है। ओके सर। तो देखो मैं हेडिंग डाल देता हूँ। हाँ, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि हमारा जो सीक्वेंस था वो तो मेटलर्जी का था, बट हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं ना, इसी वीक पढ़ लेते हैं, बीच में फिर मैं मेटलर्जी बता दूंगा तुम्हें। देखो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना किस किस के बारे में, एक तो पढ़ना है हमें बेंजीन, जितना मेरे को याद है उतना मैं बता देता हूँ, बाकी शायद हो सकता है एक आध कुछ रह जाए, मेरे हिसाब से तो रहेगा नहीं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं BDC। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एराइल हैलाइड के बारे में, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे नाइट्रोबेंजीन के बारे में। नाइट्रोबेंजीन तो बहुत छोटा सा है, जल्दी से हो जाएगा। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनिलीन के बारे में। क्या ये सारे के सारे पांचों के पांचों लोग एरोमेटिक होते हैं? बोलो। हाँ सर। BDC का नाम तुमने नहीं सुना होगा, अभी मैं बता दूंगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में। बाकी एराइल हैलाइड स्ट्रक्चर भी मैं एक बार बना ही देता हूँ। चलो देखो BDC क्या होता है, BDC कुछ ऐसा दिखता है, बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl-, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एराइल हैलाइड क्या होता है तुम्हें पता ही है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन। फिनॉल क्या होता है तुम्हें पता ही है। नाइट्रोबेंजीन तुम्हें क्या होता है पता ही है, नाइट्रोबेंजीन के ऊपर NO2। और एनिलीन क्या होता है तुम्हें पता ही है। इस चैप्टर में हम लोग बेंजीन रिंग्स को ही देखने वाले हैं बस चारों तरफ, ठीक है। तो बेंजीन रिंग बस हमें बनानी पड़ेगी। तो एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं, पांचों के बारे में जब हम लोग कंप्लीटली पढ़ लेंगे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। हमारी शीट में सबसे लास्ट में वो है, मैं सबसे पहले यही पढ़ाता हूँ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। छोटा सा है इसलिए मैं पहले पढ़ा देता हूँ। चलिए
सबसे पहले तो दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है। बेंजीन होता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड NCl, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होता है, यहाँ Cl पर नेगेटिव होता है। N2 और Cl के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, वो ऐसा ही आयनिक बॉन्ड होता है, मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बारे में एक पॉइंट लिखता हूं मैं, क्या, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक सॉलिड होता है, कलरलेस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जैसे हमने सॉलिड दो टाइप के पढ़े होते हैं ना, एक तो हमारे पास और एक क्रिस्टलाइन, तो उसमें ये वाला कौन सा होता है, ये हमारा क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग मेनली पढ़ने क्या वाले हैं, जैसे हम लोग BDC पढ़ेंगे, ये सब बारे में पढ़ेंगे, तो इनका सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देते हैं और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन इनकी इंपॉर्टेंट होती है, उन सब के बारे तो उनको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पूरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मैं हमेशा मेथड ऑफ प्रिपरेशन को क्या लिखूंगा, MOP। एस ब्लॉक वगैरह में तुमने देखा होगा, मेरे से ही पढ़े हो, तो वहां पर भी मैं MOP ही लिख रहा था। इसका जो MOP का रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन्स में बहुत जगह काम आएगा। क्या कि अगर तुम्हारे पास एनिलीन है और एनिलीन में तुमने क्या डाल दिया, NaNO2 के साथ HCl, टेम्परेचर मेंटेन रखना है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में क्यों रखते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमको डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा BDC, N2+ और Cl-। चलिए अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले NaNO2 और HCl है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। NaNO2 और HCl जब साथ में आते हैं तो क्या करते हैं, NaNO2 और HCl जब साथ में आते हैं तो NaCl और HNO2 बना देते हैं। अब HNO2 क्या करेगा, NO+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, ये चीज हमने पहले भी देखी है कि ऐसा कुछ होता है HNO2 में, वो अपने साथ वाले H+ को ही देखता है और उस पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बोलो, H2O रिमूव हो जाएगा और NO+ कौन बन गया मेरा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बन गया NO+। चलिए अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है NH2। तुम याद करो यही रिएक्शन मैंने किस में लिखवाई थी तुम्हें, RNH2 में लिखवाई थी। याद करो मैंने लिखवाया था RNH2 का रिएक्शन जब HNO2 से करवाते हैं तो क्या मिलता था, N2H2 और ROH, ऐसा मिलता था ना। हाँ बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट वही है, बट यहाँ पर एक चीज चेंज है, वहां के मैकेनिज्म में N2 निकल जाता था लास्ट में, N2 निकल जाता था एज ए लिविंग ग्रुप, यहाँ पर नहीं निकलेगा, है ना। यही चीज यहाँ पर एक डिफरेंट है। क्या होगा, पहले मेरा आया कौन, N डबल बॉन्ड O+, तो इसका इधर आके अटैक किया। ठीक है, तो क्या बन गया, ऐसा बना, N 2 हाइड्रोजन है ना, एक N डबल बॉन्ड O और इस पर पॉजिटिव आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वहां पर जैसे हुआ था H2 रिमूव हो जाता है ना, फाइनली क्या बन जाता था मेरे को, N2 पर प्लस, तो वहां पर तो RN2 था तो वो रिमूव हो गया था N2 एज ए लिविंग ग्रुप, पर यहाँ पर रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे को क्या मिल गया, हमारे को मिल गया डायएजो का सॉल्ट मिला है, ये सॉल्ट Cl लग जाएगा तो इसको डायजोनियम क्लोराइड बोल देंगे। अभी N2+ मिला है तो डायजो का सॉल्ट मिल गया है, फाइनल इसमें Cl लगाकर हम लोग डायजोनियम क्लोराइड भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक कि हम हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शंस के बारे में कुछ बातें लिखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन
reaction. Second point, this is stable only at low temperature because N2 gas is evolved at high temperature. तो देखो हमने जो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री इसलिए लिखा है क्योंकि 0 से 5 डिग्री पर ही डायज़ो सॉल्ट स्टेबल होता है। टेम्परेचर हाई करेंगे तो N2 गैस मेरा एक स्ट्रॉन्ग एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, हाई टेम्परेचर पर ही N2 गैस निकल जाएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं लो टेम्परेचर को रखना है। समझ गए? बोलो। हाँ सर। थर्ड पॉइंट बोलते हैं Rn2 प्लस इज नॉट स्टेबल, वो लो टेम्परेचर पर भी स्टेबल नहीं है, बट PHN2 प्लस is stable at low temperature because of what? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इसको बेंजीन का रेजोनेंस मिल रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका पढ़ लिया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का। अब बात करते हैं इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि भाई कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस ये देगा। तो देखो सबसे ज्यादा जो नेम्ड रिएक्शन है ना, अब ऑर्गेनिक में क्या है, जितनी भी रिएक्शन बच्ची कुची है, बीडीसी की, अराइल हैलाइड की, फिनॉल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, सबको हम लोग इस चैप्टर में डाल देंगे, है ना। तो हमारे कुछ बहुत सारी नेम रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो हम लोग एक एक करके नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। और नेम रिएक्शन में मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट में रिएक्शन बताऊंगा, तुम्हें याद करनी है ना। फर्स्ट रिएक्शन है मेरे पास, थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, इतना ही बोरिंग नहीं है बट थोड़ा थोड़ा बोरिंग जाएगा ना। फर्स्ट है हमारे पास सैंड मेयर, मेयर का स्पेलिंग यही है MEAYER, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है ना, उसमें हमने जैसे मान ले क्या क्या डाल सकते हैं, उसमें हमने डाला जैसे मान लो CuCl के साथ HCl, CuBr के साथ HBr, या फिर CuCN के साथ KCl, कॉपर के सॉल्ट के साथ ये सब डाले, है ना। तो प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकते हैं हमें, डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने याद रखने। प्रोडक्ट देखो हमें यहाँ पर CuCl HCl डाला तो Cl लग जाएगा, CuBr HBr डाला तो Br लग जाएगा, CuCN KCN डाला तो यहाँ पर CN लग जाएगा। ऐसा होता है सैंड मेयर रिएक्शन में। सेकेंड हमारे पास होती है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास क्या है, सिंपल अगेन N2 प्लस Cl माइनस डाइज़ोनियम क्लोराइड है। इस बार क्या है, गैटरमैन रिएक्शन और सैंड मेयर रिएक्शन मिलता जुलता सा रिएक्शन है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बस डिफरेंस क्या है कि वहां कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, यहाँ पर कॉपर ही ले लेते हैं एज इट इज, जैसे CuCl या फिर ऐसा कुछ है ना, कॉपर ही एज इट इज ले लेते हैं। प्रोडक्ट सेम है, HCl लिया है तो यहाँ पर Cl लगेगा, HBr लिया है तो यहाँ पर Br लगेगा। ठीक है, और एक पॉइंट में स्टार मार्क के लिए लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या NCERT में भी लिखा है इसलिए कि द यील्ड ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन is better than गैटरमैन रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन का यील्ड अच्छा होता है गैटरमैन रिएक्शन से, दोनों के प्रोडक्ट सेम है बट कौन अच्छा रिएक्शन देगा वो ये है। सारे पॉपुलर रिएक्शन है, सारे याद होने चाहिए, NCERT में भी, बोर्ड्स में भी यूजफुल है और JEE मेंस एडवांस में भी यूजफुल है। नेक्स्ट हमारे पास होता है बाल-शीमान रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, अब फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका क्या है, हमारे को क्या लेना है, डाइएजो लेना है। देखो जरूरी नहीं है हमेशा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही दे, बेंजीन डाइएजो
डायएजो का सॉल्ट भी दे सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ना डायएजो सॉल्ट, वो दे के भी रिएक्शन पूछ सकता है। उसका रिएक्शन किससे करवाते हैं हम लोग? रिएक्शन करवाते हैं HBF4 से। तो क्या होता है कि Cl माइनस हट जाता है N2 प्लस और BF4 माइनस लग जाता है। फिर उसको और हीट किया, हीट करने पर क्या होगा? फ्लोरोबेंजीन बन गया, साथ में N2 निकल गया और मेरा लुईस एसिड BF3 निकल गया। फोर्थ हमारे पास है गोमबर्ग रिएक्शन। देखो बहुत इनको याद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। तो कितनी रिएक्शन होगी नेम? 30-40 इजीली याद रख सकते हैं। N2 प्लस Cl माइनस है, इसमें रिएक्शन करवाते हैं किससे? बेंजीन से करवाते हैं NaOH के प्रेजेंस में। हीट किया तो क्या मिलेगा? कुछ ऐसा मिलता है, दोनों बेंजीन कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ रिएक्शन है हमारा जिसको हमने पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर अभी वो पढ़ा दी तुम्हारा मूड, फिर उस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ बस, है ना, हेडिंग डाल के छोड़ देता हूँ। कल मैं पढ़ाऊंगा उसको, क्या? कपलिंग रिएक्शन और एजो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, बाकी हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ते हैं। होमवर्क मैंने दे ही दिया है, तो इस वीक तो हम लोग सिर्फ एरोमेटिक के पढ़ने वाले हैं, है ना? ठीक है, ओके सर। रिडक्शन का एडवांस वाला एक्सरसाइज नहीं करना। डिस्कस मैं नहीं करूंगा, तुमने करना है तो कर लो, डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। चलिए ठीक है।